हमारी हड्डी के अंदर विभिन्न प्रकार के सेल्स होते हैं, जिसके अंदर एक सेल्स होती हैं जो कि हड्डी बना रही होती हैं, और जब इन्हीं सेल्स का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसकी वजह से एक कैंसर हो जाता है जिसको हम कहते हैं ऑस्टियोसार्कोमा। मूलतः इसमें हड्डी बनाने वाली सेल्स बहुत बढ़ जाती हैं और यह एक तरह का मैलिग्नेंट कैंसर होता है जो कि काफ़ी खतरनाक होता है। यदि उचित समय पे इसका इलाज ना किया जाए तो मरीज की जान पे भी खतरा हो जाता है। ऑस्टियोसार्कोमा मूलतः दो प्रकार का होता है। पहला है इंट्रामेडुलरी टाइप और दूसरा होता है सरफेस टाइप। इंट्रामेडुलरी टाइप के अंदर भी कुछ सब टाइप होते हैं, जिसमें सबसे कॉमन है कन्वेंशनल टाइप या क्लासिकल ऑस्टियोसार्कोमा, जो कि क्लासिकल प्रेजेंटेशन होता है और सबसे ज़्यादा यही ऑस्टियोसार्कोमा मिलता है। इसके अलावा एक टेलेंजेक्टेकिक टाइप का भी होता है जो कि 3 से 4% केसेस में मिलता है। इसके अलावा एक स्मॉल सेल ऑस्टियोसार्कोमा होता है। तो यह बेसिकली 3 मुख्य सब टाइप होते हैं इंट्रामेडुलरी टाइप के। इसके अलावा जो सरफेस टाइप का ऑस्टियोसार्कोमा होता है उसके अंदर भी 2 सब टाइप मिलती है। एक होती है पेरोस्ट्रियल ऑस्टियोसार्कोमा और एक होता है पेरोस्ट्रियल ऑस्टियोसार्कोमा। तो ये बेसिकली 4-5 तरह के ऑस्टियोसार्कोमा मिलते हैं। ऑस्टियोसार्कोमा का लक्षण सबसे कॉमन है स्वेलिंग। एक बहुत ही बड़ी स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है जो कि बेसिकली ग्रोइंग एंड्स पे होती है, या तो पैर पे होगी या कंधे के आसपास होगी, और वो बहुत ज़्यादा हड्डी में सूजन आ जाती है, हड्डियाँ बहुत फूल जाती हैं, अलग से ही दिखाई पड़ता है बहुत बड़ा, और उसके अंदर जो वेन्स वगैरह होती हैं वो चमकने लगती हैं नीली नीली। तो काफ़ी स्वेलिंग आ जाती है और ये स्वेलिंग बहुत ही कम समय में बहुत तेज़ी से बढ़ती है। 6 महीने 8 महीने के अंदर काफ़ी हाथ का जो साइज़ है, जो सूजन का साइज़ है, वो 4 गुना 6 गुना 10 गुना भी हो जाता है। तो बहुत ही बड़ी सूजन हो जाती है बहुत ही कम समय के अंदर। यह सबसे कॉमन लक्षण है। कैंसर के विभिन्न कारण होते हैं, जिसमें सबसे मुख्य कारण है जेनेटिक, कि जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से बॉडी के अंदर कुछ ऐसे जीन्स डेवलप हो जाते हैं जिनसे कि सेल का डिवीजन, सेल का मल्टीप्लिकेशन बहुत फास्ट होता है और वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि हमारे शरीर को ऑस्टियोसार्कोमा के लिए प्रीडिस्पोज कर सकती हैं, या जिसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं ऑस्टियोसार्कोमा होने के, जैसे कि क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस, जैसे कि एग्जॉस्टोसिस। उसके अंदर कैंसरस चेंजेस में कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं। इसके अलावा कई बार अन्य बीमारियों के अंदर भी चांसेस रहते हैं कि वो बीमारी कन्वर्ट होकर कैंसरस ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए और ऑस्टियोसार्कोमा में वो कन्वर्ट हो जाए, जैसे कि रेटिनोब्लास्टोमा। ऑस्टियोसार्कोमा बेसिकली अगर हम बात करें तो ये सबसे ज़्यादा फर्स्ट 2 डिकेड में मिलता है, मतलब कि 20 साल की उम्र के पहले सबसे ज़्यादा मरीजों में देखा जाता है। ज़्यादातर पेशेंट 20 साल की उम्र से पहले ही ऑस्टियोसार्कोमा के साथ दिखाने आ जाते हैं। हालांकि कुछ मरीजों में ये जो कुछ स्पेशल वैरायटी का ऑस्टियोसार्कोमा होता है वह 60+ के एज ग्रुप्स में मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें सबसे कॉमनली ये पहले 2 डिकेड में, मतलब पहले 20 साल में सबसे ज़्यादा कॉमन है। ऑस्टियोसार्कोमा की डायग्नोसिस एक जटिल डायग्नोसिस है। इसकी डायग्नोसिस में कई सारी चीज़ें हैं जो करनी पड़ती हैं। सबसे पहले तो जब मरीज आता है तो उसका एक्सरे कराया जाता है, ताकि एक्सरे में ये देखा जा सके कि वो जो सूजन है वो कहाँ से आई है, वो हड्डी से आई है, मांसपेशियों से आई है, वो कहाँ से आई है वो समझ में आ सके। इसके अलावा एक्सरे से ये भी समझ में आता है कि कैंसर ऐसा तो नहीं कि हड्डियों को पार करके अब मसल और मांसपेशियों में भी पहुँच चुका हो। इसको और बेहतर तरीके से देखने के लिए हम MRI स्कैन कराते हैं। MRI स्कैन के अंदर हम काफ़ी बेहतर तरीके से ये देख पाते हैं कि कैंसर कहाँ कहाँ तक फैल गया है हड्डी के आसपास। ऐसा तो नहीं कि कैंसर जो है वो हड्डी को पार करके मांसपेशियों में जा चुका हो, क्योंकि तब इलाज की प्रवृत्ति बदल जाती है, इलाज का तरीका बदल जाता है। इसके अलावा आजकल हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कैंसर की डायग्नोसिस के लिए, ऑस्टियोसार्कोमा की डायग्नोसिस के लिए। तो उसके लिए बायोप्सी निकाली जाती है, और बायोप्सी एक हड्डी के डॉक्टर द्वारा निकाली जाती है, और निकालने के बाद उसको पैथोलॉजिस्ट के पास भेजा जाता है, और वो पैथोलॉजिस्ट माइक्रोस्कोप में उसकी स्लाइड चेक करता है और फिर वो देख के बता पाता है कि किस प्रकार के सेल से वो कैंसर ओरिजिनेट कर रहा है
और अगर वो हड्डी बनाने वाली सेल का कैंसर होता है तो उसको ऑस्टियोसार्कोमा का नाम दे दिया जाता है। इसके अलावा आजकल इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री आती है जिसमें बहुत सारे स्टेन्स और ट्यूमर मार्कर्स होते हैं, तो उनका भी प्रयोग किया जाता है जिससे कि हम समझ सकें कि ये बीमारी या ये कैंसर कौन सा है। लेकिन ऑस्टियोसार्कोमा का जो सबसे मेन टेस्ट है जिसको हम कन्फर्मेटरी टेस्ट बोलते हैं वो बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन ही होता है। मूलतः मरीज सबसे पहले हड्डी के डॉक्टर के पास आता है जो कि उसकी बायोप्सी निकाल के उसकी डायग्नोसिस को कंफर्म करता है कि हाँ, ये ऑस्टियोसार्कोमा है। ऑस्टियोसार्कोमा की पुष्टि होने के साथ ही अन्य जांचें भी कराई जाती हैं जिससे ये पता चल सके कि कैंसर कहाँ तक फैल चुका है। यदि कैंसर अपने कंपार्टमेंट को छोड़ के नहीं गया होता है तो कई बार हम उस कैंसर को पूरी तरीके से निकाल के आर्टिफिशियल जोड़ बनाने की कोशिश करते हैं, जिसको हम लोग मेडिकल भाषा में लिम्ब रिकंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं, जिसके लिए आजकल ट्यूमर प्रोस्थेसिस आती है जिसके अंदर हम पूरी हड्डियां जिसके अंदर कैंसर है उन सबको हटा देते हैं और उसकी जगह आर्टिफिशियल इम्प्लांट्स का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर कैंसर काफ़ी बढ़ चुका है और काफ़ी फैल चुका है तो ऐसी स्थिति में फिर कई बार हमें उस हाथ या पैर को पूरा हटाना पड़ता है, सर्जरी करके निकालना पड़ता है, जिसको हम एम्पुटेशन बोलते हैं। तो एम्पुटेशन सर्जरी से भी इसका इलाज होता है। इसके अलावा कई बार सर्जरी, ट्यूमर का मास इतना बड़ा होता है कि सर्जरी पॉसिबल नहीं होती है, तो ऐसे केसेस में, कुछ केसेस में हम रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी भी चलाते हैं। रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी से मरीज का जो ट्यूमर है उसका साइज़ छोटा हो जाता है, तो सर्जरी करने में आसानी मिल जाती है। इसके अलावा ये भी देखना पड़ता है कि कैंसर कहीं फैल तो नहीं गया है, क्योंकि अगर कैंसर कहीं फैल चुका होता है जैसे रीढ़ की हड्डी में, लंग्स में, तो उनके लिए फिर अलग से रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी वगैरह चलानी पड़ती है। तो कैंसर का इलाज, ऑस्टियोसार्कोमा का जो इलाज है वो एक टीम वर्क है, वो उस पूरे टीम वर्क के थ्रू इलाज होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, ऑपरेशन के बाद भी कई बार नकली पैर लगाने पड़ते हैं, नकली हाथ लगाना पड़ता है, और कई बार मरीज को बहुत डिप्रेशन हो जाता है कि उसका हाथ कट गया है या पैर निकाल दिया गया है, तो कई बार साइकेट्रिस्ट को भी इन्वॉल्व करना होता है ताकि मरीज को उचित काउंसलिंग हो सके और मरीज का मनोबल बढ़ाया जा सके, जिससे कि वह जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो सके। ऑस्टियोसार्कोमा के ठीक होने की संभावना अगर बोला जाए तो 50-50 रहती है। अगर जल्दी पकड़ में आ जाए और सही जगह पे सही तरीके से ऑपरेशन किया जाए तो ऑस्टियोसार्कोमा से शरीर को मुक्त किया जा सकता है और मरीज लंबी जीवन जी सकता है। लेकिन अगर ऑस्टियोसार्कोमा बहुत फैल चुका होता है, जैसे कि लंग्स में, चेस्ट में और भी जगहों पे, हड्डियों के अंदर, तो फिर जो प्रोग्नोसिस होती है वो ख़राब होती है। ऐसे में कुछ ही प्रतिशत मरीज होते हैं जो 5 या 10 साल जिंदा रह पाते हैं, अदरवाइज उनकी मृत्यु हो जाती है। ऑस्टियोसार्कोमा का कई बार निकालने के बाद फिर से भी हो जाता है, और ये मूलतः इसीलिए होता है क्योंकि कई बार पूरी तरीके से सर्जरी में इसके सेल्स नहीं निकल पाते, कुछ सेल्स छूट जाते हैं जो कि वापस से मल्टीप्लाई होके फिर से ऑस्टियोसार्कोमा बना देते हैं। इसीलिए कई बार इसका इलाज मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लगता है कि सर्जरी अच्छी हो गई है लेकिन 5 साल 10 साल बाद मरीज को फिर से रिकरेंस होने की पॉसिबिलिटी रहती है ऑस्टियोसार्कोमा के केस में। ऑस्टियोसार्कोमा को रोक पाना तो संभव नहीं है, क्योंकि ये एक प्रकार का कैंसर है जो कि जेनेटिक म्यूटेशन से होता है। अब आप जेनेटिक म्यूटेशंस को चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन इससे जल्दी से जल्दी इसको डायग्नोज करके, इसका इलाज करके सही समय पर अगर हम इसका इलाज ले लें तो हम बहुत मेजर डैमेज होने से अपनी बॉडी को बचा सकते हैं और स्वस्थ भी हो सकते हैं।